हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सोल्व करेंगे 2018 का हरियाणा बोर्ड का सेट ए का क्वेश्चन पेपर। जिसके छोटे क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करेंगे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपका द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज, कि आपका इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कैसा होता है आपका। पहली बात तो यही है कि आपका इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होगा, दैट विल बी नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और कितना चार्ज होता है, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम चार्ज होता है। सो द राइट आंसर इज डी। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है सुनिएगा ध्यान से। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज डबल, दो चार्ज पार्टिकल हैं उनके बीच की डिस्टेंस क्या कर दी आपने, डबल कर दी। द फोर्स बिटवीन देम बिकम, तो डिस्टेंस डबल करने से आपका फोर्स कितना हो जाएगा वो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिए फोर्स का जो फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स का जो फॉर्मूला है, द फोर्स इज इक्वल टू Q1 Q2 K डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर, ये होगा आपका। अब कह रहा है कि आर की जगह पे आप पुट कीजिए, कितनी वैल्यू पुट करनी है, 2R। तो जो नया फोर्स आपका आएगा F1 मान लीजिए उसको, देन इट विल बी K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 2R का स्क्वायर आएगा आपका। ठीक है, तो 2R का जब स्क्वायर आप करोगे तो F1 जो आएगा वो आ जाएगा Q1 Q2 K डिवाइडेड बाय 4R का स्क्वायर। ये जो आपकी वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है आपकी, फोर्स की वैल्यू, जो पहले फोर्स था। सो आप इसको क्या पुट कर सकते हो, यू कैन पुट इट F/4। तो क्या हो गया, पहले का जो फोर्स था उसका 4 टाइम डिक्रीज कर गया, यानी कि जो फोर्स आपका आएगा, नया जो फोर्स है वो क्या होगा आपका 1/4 हो जाएगा। देन द राइट आंसर इज ए इज द राइट आंसर। काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये, कूलम्स लॉ का, सिंपल सा। फिर क्या कह रहा है ध्यान से देखिए, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी की बात कर रहा है ये, और कब बात कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ। तो ध्यान से सुन लीजिए इस चीज़ को, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली हर बार पूछा गया है हरियाणा बोर्ड के अंदर। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि रेजिस्टिविटी के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो सुनिए ध्यान से, आपके पास में दो चीज़ें मिलेंगी आपको। एक मिलेगा मेटल, मेटल बोल सकता है, या फिर बोल सकता है कंडक्टर, कंडक्टर भी बोल सकता है। ठीक है, तो मेटल बोले या कंडक्टर बोले, रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ इंक्रीज करेगी, टेम्परेचर के साथ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी रेजिस्टिविटी। दूसरी चीज़ है आपकी कंडक्टिविटी, जिसको हम सिग्मा लिख रहे हैं। तो ये एक दूसरे की रेसिप्रोकल होती है आपकी, एक दूसरे की। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टिविटी तो बढ़ेगी आपकी, लेकिन कंडक्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। किस केस में, कंडक्टर के केस में। बट इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर का भी डेफिनेटली पूछेगा आपसे क्वेश्चन, या तो कंडक्टर का पूछेगा, सेमीकंडक्टर का पूछेगा। सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है आपका, सेमीकंडक्टर के अंदर रेजिस्टिविटी जो है वो डिक्रीज करेगी टेम्परेचर बढ़ने के साथ। ठीक है, और कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी टेम्परेचर बढ़ने के साथ। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना। कंडक्टर पूछे तो उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ती है टेम्परेचर के साथ, मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑफर करता है हाई टेम्परेचर के ऊपर। तो ये चीज़ आप देखते भी हो नॉर्मली, जब गर्मियों का सीज़न आता है तो जो घर में लाइट आती है वो डिम लाइट आती है। डिम लाइट आने का कारण यही है क्योंकि गर्मियों के अंदर टेम्परेचर जो है मेटल का या कंडक्टर का बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टिविटी, यानी कि रेजिस्टिविटी बढ़ने के साथ करंट डिक्रीज कर जाएगा। तो इट विल इंक्रीज, इट विल इंक्रीज। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, ये पूछ रहा है कि हाउ मच करंट इज फ्लोइंग, फ्लो कर रहा है थ्रो 1 किलो ओम रजिस्टर, 1 किलो ओम रजिस्टर के थ्रू कितना करंट फ्लो करेगा व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स।
जब 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई कर दोगे तो आपको बताना है कि कंडक्टर के अक्रॉस कितना करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो करंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपका सिंपल होता है I = V/R। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, जो V है पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वोल्ट के अंदर होना चाहिए आपका, और जो रेजिस्टेंस है वो ओम के अंदर होना चाहिए। ठीक है, इतना देर से देखिए, तो वोल्टेज तो आपको दे रखा है, कितना है, 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट पुट कर दीजिए, डिवाइड में क्या करोगे आप, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बोला 1 किलो, 1 किलो का मतलब होता है 10⁻³ ओम, 10⁻³ ओम। ठीक है, तो यदि आप इसको सोल्व करोगे तो I जो है वो आपका इक्वल आएगा 2 × 10⁻³ एम्पियर के अंदर आएगा। ठीक है, और 10⁻³ को आप लिखते हो मिली, यानी कि 2 मिली एम्पियर इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो काफ़ी आसान है ये क्वेश्चन, तो आपका दे भी रखा है द बी ऑप्शन, बी ऑप्शन क्या दे रखा है, 2 मिली एम्पियर, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, काफ़ी आसान है ये। आगे देखिएगा, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भी। एन एसी सोर्स है, कनेक्ट कर दिया, कनेक्टेड टू ए रजिस्टर, एक रजिस्टर के साथ कनेक्ट किया। द फेज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, आपको फेज डिफरेंस की वैल्यू बतानी है, किस किस के बीच में, वोल्टेज के बीच में और किसके बीच में, करंट के बीच में। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये 4th यूनिट है आपका एसी करंट एंड जो आपका है एसी करंट की जो 4th यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी करंट, उसमें हम 3 चीज़ें पढ़ते हैं कि एक तो रजिस्टर है आपका, रजिस्टर के अक्रॉस आप क्या करते हो, एसी सोर्स को कनेक्ट करते हो। ठीक है, और एक कैपेसिटर के अक्रॉस एसी वोल्टेज को आप क्या करते हो, कनेक्ट करते हो सिंपली, और एक इंडक्टर होता है आपका, देयर इज इंडक्टर, इंडक्टर के अक्रॉस भी आप क्या करते हो, एसी वोल्टेज अप्लाई करते हो। तो यहाँ से तीनों के हम फेजर डायग्राम देख लेते हैं, फेज डिफरेंस क्या होता है। रजिस्टर के केस में जो फेज डिफरेंस होता है करंट और वोल्टेज के बीच में वो 0 होता है। इसका मतलब ये होता है कि यदि आपका करंट मैक्सिमम है तो वोल्टेज भी क्या है, मैक्सिमम, और करंट 0 है तो वोल्टेज भी क्या है बच्चों, 0 है। इन केस ऑफ कैपेसिटर के केस में जो फेज डिफरेंस होता है फाई, उसकी वैल्यू होती है आपकी 90 डिग्री, फेज डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है 90, और इसके अंदर आपका करंट लीड करता है, करंट क्या करता है, लीड करता है। करंट लीड करने का मतलब ये है कि यदि आपका वोल्टेज 0 है उस टाइम करंट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, क्या होगी, मैक्सिमम। तो यदि हम इस केस में फेजर डायग्राम देखें आपका, तो यहाँ पर ओ पॉइंट मान लीजिए इसको, ओ पॉइंट के ऊपर आपका जो ये मान लेते हैं क्या है आपका, दिस इज योर V0 वोल्टेज है ये। तो वोल्टेज की वैल्यू जब मैक्सिमम है तो करंट की वैल्यू 0, और जब वोल्टेज की वैल्यू 0 है तो करंट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। तो इस तरह का आपका ग्राफ देखने का आपको मिलेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जब यहाँ पर आपका करंट, ये जो आपका ग्राफ बनाया बाद में, ये करंट है, करंट जब आपका मैक्सिमम है तो वोल्टेज क्या है, 0, और जब आपका करंट 0 है तो वोल्टेज क्या है आपका, मैक्सिमम है। ठीक है, वही चीज़ आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो हर जगह पे। इस केस में, इंडक्टर के केस में भी सेम रहता है, आपका फेज डिफरेंस क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, बट इस केस में आपका वोल्टेज लीड करता है। इंडक्टर में वोल्टेज लीड करेगा, करंट लैगिंग करेगा, एंड इन केस ऑफ कैपेसिटर के केस में करंट लीड करता है आपका, करंट लीड, वोल्टेज लैगिंग करता है। इन केस ऑफ इंडक्टर वोल्टेज लीड करेगा और करंट क्या करेगा, लैगिंग करेगा, सिंपल सी बात है। और फेज डिफरेंस कितना रहेगा, 90 डिग्री का रहेगा। लेकिन इन केस ऑफ रजिस्टर कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, आपका फेज डिफरेंस इज 0। सो आपका राइट जो आंसर है वो क्या रह जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर, 0 फेज डिफरेंस है। तो आपका इंडक्टर का ही पूछ सकता है, कैपेसिटर का ही पूछ सकता है, तो हम इकट्ठा लेके चलेंगे सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वोल्टेज अक्रॉस द एंड्स ऑफ रजिस्टर इज। ठीक है, कोई रजिस्टर है, उसके एंड्स के अक्रॉस वोल्टेज दे दिया आपको, V = V0 sin ωt, ये वोल्टेज की वैल्यू गिवन है आपको। ठीक है, आपसे पूछा है RMS वैल्यू किसकी, वोल्टेज की। ठीक है,
तो RMS जो वैल्यू होती है आपकी, उसका सिंपल फॉर्मूला होता है VRMS का जो फॉर्मूला होता है आपका वो काफ़ी सिंपल है। VRMS जो होता है आपका वो होता है आपका पीक वैल्यू V0 डिवाइडेड बाय √2 VRMS। चाहे वोल्टेज का पूछे और चाहे किसका पूछे, करंट का पूछे। यदि IRMS पूछे आपसे, क्या पूछे आपसे, IRMS यदि आपसे पूछता है तो भी आप क्या रखोगे, यही रखोगे फॉर्मूला IRMS भी क्या होगा आपका I0 डिवाइडेड बाय √2। ठीक है, अब बात आती है कि I0 और V0 क्या चीज़ होती है। यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा, ये जो वैल्यू होती है आपकी V0, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है आपका, साइन ओमेगा टी मिल सकता है, कोस ओमेगा टी मिल सकता है। साइन और कोस के मल्टीप्लाई में जो भी फैक्टर आपको मिलेगा, 2 3 4 5 कोई भी वैल्यू हो आपकी, चाहे वो V0 हो, चाहे I0 हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो, वो क्या होता है आपका I0 होता है या V0 होता है आपका। ठीक है, इस वैल्यू को आप √2 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट द RMS वैल्यू। सो सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ गामा रे इन वैक्यूम। गामा रे की स्पीड बतानी है आपको, किसके अंदर, वैक्यूम के अंदर। क्लियर? तो काफ़ी आसान चीज़ है। गामा रे क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, अपने पास 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, 7 टाइप की, और सभी की सभी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करती हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना है आपका, सी की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सभी की सभी। अब देखिए और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे के बारे में स्टडी कर सकते हो आप। फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे का, राम आई विस यू एक्स गामा ये फॉर्मूला है। ठीक है, और ये फॉर्मूला समझिएगा कि किसके अकॉर्डिंग होता है। एक्चुअली किसी भी वेव की यदि स्पीड आपको देनी है, वेलोसिटी आपको देनी है, तो होता है फ्रीक्वेंसी इनटू में क्या होता है, वेवलेंथ। वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको उसकी स्पीड मिल जाएगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड है वो फिक्स होती है सी वैक्यूम के अंदर, लैम्डा इनटू में फ्रीक्वेंसी। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए कौन कौन से आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, आपको इनके नाम याद रखने पड़ेंगे। आर से होता है रेडियो वेव, एम से होता है आपका माइक्रोवेव, आई से होता है इंफ्रारेड, वी से होता है क्या, विजिबल। ठीक है, विजिबल, विस से विजिबल, यू से अल्ट्रावोलेट, एक्स से एक्सरे, गामा से क्या होता है, गामा रे होता है बच्चों। ये सभी की सभी क्या है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब बात ये आती है कि फॉर्मूला क्या काम आएगा आपका, है ना। ये फॉर्मूला जो है वो किस काम आएगा, दोबारा से लिख रहा हूँ मैं, राम आई विस यू एक्स गामा। आपसे बहुत बार ये पूछेगा कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। सुनिए ध्यान से, रेडियो वेव की वेवलेंथ होती है मैक्सिमम, लैम्डा क्या होता है, मैक्सिमम होता है रेडियो वेव का। लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मिनिमम होगी आपकी। रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मिनिमम। ठीक है, क्यों होती है, देखिए जब लैम्डा मैक्सिमम होगा तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी। उसका कारण क्या है, क्योंकि सी जो होता है आपका, वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होता है वो होता है लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। यदि लैम्डा बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी को घटना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई किसके बराबर होगी, सी के बराबर। समझ रहे इस चीज़ को? ठीक है, माइक्रोवेव की जो वेवलेंथ होगी वो रेडियो वेव से कम, इंफ्रारेड की वेवलेंथ और कम, यानी कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी। जैसे जैसे आप इस साइड में मूव करोगे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी, और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, गामा रे की होती है। और लैम्डा क्या होता है आपका, गामा रे के लिए मिनिमम, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मैक्सिमम। तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 4 ऑप्शन आपको गिवन मिलेंगे और आपसे पूछेगा कि बताइए किसकी वेवलेंथ चारों में से ज़्यादा है, किसकी वेवलेंथ सबसे कम है, या किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। ठीक है, तो गामा रे जो आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करता है, तो राइट आंसर विल बी बी होगा आपका, सी से मूव करेगा। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर -4D। डी का मतलब यहाँ पे होता है डायोप्टर, डी मीन्स डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ ए पावर ऑफ ए लेंस। सो हम पावर ऑफ लेंस को डिफाइन कैसे करते हैं। पावर ऑफ लेंस का मतलब होता है द कन्वर्जिंग पावर, द एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज द रे ऑफ लाइट।
कोई लेंस कितना कन्वर्ज कर सकता है रे ऑफ लाइट को, उसको क्या बोलते हैं हम, पावर बोलते हैं। ठीक है, तो जो एक तो डेफिनेशन सिंपल वही होगी। दूसरा डेफिनेशन क्या है इसका, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है किसका, फोकल लेंथ का। अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा आप, जो कनकेव लेंस है उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि इसके लिए पावर भी क्या होगी, नेगेटिव, कनकेव के लिए। कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव, तो पावर भी क्या होगी, पॉजिटिव। तो पहले तो इसने पावर नेगेटिव दे रखा है, इसका मतलब आपका लेंस कौन सा होगा, कनकेव लेंस होगा। कनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ भी क्या होगी, नेगेटिव। फोकल लेंथ नेगेटिव है तो सी या डी आंसर आपका रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्या होगा। आपकी जो फोकल लेंथ है वो मीटर में होगी, मीटर में, तो पावर जो होगी वो डायोप्टर में होगी। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। फोकल लेंथ की एसआई यूनिट मीटर, तो पावर की भी एसआई यूनिट का यूज़ होगा। ठीक है, तो अभी आप यदि यहाँ से फोकल लेंथ निकालो एफ, तो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा आपका 1/p। फोकल लेंथ होगा वो किसके इक्वल होगा आपका, एफ विल बी 1/p। सिंपल है काफ़ी। p की वैल्यू आपको गिवन है, दैट विल बी 1/4, दैट इज 1/4। तो यदि आप इसको सोल्व करते हो तो सोल्व करने पे आपको जो फोकल लेंथ मिलेगी वो आपको मिलेगी 0.25, और ये किस में होगा, मीटर में आएगा। इसको सोल्व करोगे तो आप, ठीक है, मीटर में आएगा। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, दैट विल बी 25 सेंटीमीटर, और विद ए नेगेटिव साइन। क्यों, क्योंकि आपकी पावर क्या थी, नेगेटिव। क्लियर, सो द राइट आंसर इज सी। आगे देखिए, देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इसमें मिस्टेक है, और वो मिस्टेक क्या है उसको ध्यान से समझिए। पहले क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन कह रहा है कि विच फेनोमेना इलुस्ट्रेट नेचर ऑफ लाइट वेव। ठीक है, तो जितने भी आपको ऑप्शन गिवन है ना, ये सभी के सभी वेव नेचर को डिनोट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन में दिक्कत क्या है, क्वेश्चन में आई थिंक ये होना चाहिए था कि विच फेनोमेना इलुस्ट्रेट द पार्टिकल नेचर, यहाँ पे आना चाहिए था पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट वेव। तो पार्टिकल नेचर इनमें से कोई ऑप्शन शो नहीं कर रहा। इंटरफेरेंस वेव नेचर शो करता है, डाइफ्रैक्शन वेव नेचर, पोलराइजेशन भी क्या कर रहा है, वेव नेचर शो करता है। तो आपका नन ऑफ द एबो आता राइट आंसर। ये सभी क्या होते हैं आपके, गलत होते। यदि ये पूछता विच फेनोमेना इलस्ट्रेट द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट वेव, तो पार्टिकल नेचर कौन सी चीज़ दिखाता है, कौन सा फेनोमेना दिखाता है, वो दिखाता है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कौन सा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो आपका पार्टिकल नेचर शो करता है। ठीक है, लाइट का पार्टिकल नेचर शो करता है। क्लियर है, तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है आई थिंक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है आपसे, द हाइट ऑफ टीवी टावर। को टीवी टावर है उसकी हाइट है 100 मीटर। इफ रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर है, देन व्हाट इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम इट। तो वो कितनी दूरी होगी जहाँ तक ये ट्रांसमिट कर सकता है, सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन का है क्वेश्चन ये। अब की बार जो 2022 में एग्ज़ाम होगा उसमें कम्युनिकेशन की यूनिट कटी हुई है फिजिक्स में, हरियाणा बोर्ड के लिए। तो क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्टेंस कैलकुलेट करने का सिंपल फॉर्मूला होता है आपका √2HR। ठीक है, आर मीटर में ले लीजिएगा आप, 6400 किलोमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा, एच भी मीटर में होना चाहिए। रेडियस ऑफ अर्थ है आर, एच क्या है, हाइट ऑफ द टावर है। तो आप यहाँ से डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो डी की वैल्यू। यदि आप डी लिखोगे तो √, मिलेगा आपको 2 मिलेगा, 2 के मल्टीप्लाई में क्या करना पड़ेगा आपको, 100 करना पड़ेगा। और 6400 किलोमीटर को आप इस तरह से लिखिए, 64 गुणा 10 की पावर क्या लिख दीजिए, 5। ठीक है, यदि हम पावर को सोल्व करें तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी आपकी, ये 7। ठीक है, और यदि 64 का रूट लिखें तो ये आएगा आपका 8। ठीक, √2, 2 बच गया आपका 20, और इंटू 10⁻⁴ क्या कर लीजिए, 6 कर लीजिए सोल्व करने के लिए। 7 पावर होती है आपकी, 5 पावर ये, 2 पावर ये, 7 पावर हो जाती।
तो आप इसको 20 छोड़ दीजिए, तो डी आपका जो आएगा वो हो जाएगा 8। इसका रूट करोगे तो कितना आएगा 10 की पावर 3, और ये हो जाएगा √20। ठीक है, और 10 की मीटर में आएगा आंसर ये। ठीक है, मीटर में होगा आंसर। और 10 की पावर 3 को क्या लिख सकते हो आप, किलोमीटर। तो डी विल बी 8√20 किलोमीटर। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर? ओके, तो डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। क्लियर? आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन। डी ब्रोगली वेवलेंथ जो किसी इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएट हुई है विद एन इलेक्ट्रॉन एसिलेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है बच्चों आपको, कितना है 121। ठीक है, 121 वोल्ट दे रखा है। तो आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रॉन की। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है अपने पास लैम्डा। लैम्डा किसके इक्वल होता है आपका, लैम्डा इज सिंपली नथिंग बट 1 to 2.7 है ना, 12.27 डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस रूट के अंदर, और ये जो आंसर होता है वो होता है 10 की पावर -10 मीटर, यानी कि एंगस्ट्रॉम में होता है आपका ये। क्लियर? अब देखो आपको क्या करना है, ऑप्शन में जितने भी आपको आंसर मिले हुए हैं ना, ये नैनोमीटर के अंदर है। नैनोमीटर का मतलब होता है 10 की पावर -9। तो एक बार देखिए आप इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, लैम्डा विल बी 12.27। ठीक है, डिवाइड में √121। ठीक है, इनटू में 10 कर लीजिए आप। ठीक, तो ऊपर कितना बचेगा, 10 की पावर -9 मीटर बचेगा। तो 10 की पावर -9 मीटर मतलब नैनोमीटर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को। तो लैम्डा को यदि हम आगे सोल्व करें तो लैम्डा आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा देखिए, इस 10 की वजह से पॉइंट जो है आगे शिफ्ट हो जाएगा, 1.27 है ना, सॉरी 227 आएगा। ठीक है, और डिवाइड में आ जाएगा 11, डिवाइड में कितना आ जाएगा 11, और आंसर आ जाएगा नैनोमीटर के अंदर। अब 11 से डिवाइड करोगे तो ये जो वैल्यू होगी, यदि आप 10 से भी डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ जाता है 0.1227। अब 11 से डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर है वो 1 2 की बजाय 1 1 हो जाएगा। दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, सी इज़ द आंसर, क्योंकि जैसे ही आप 10 से इसको डिवाइड करते हो तो आप पहुंच जाते हो 0.1227। तो एक ही आंसर है जो इसके अप्रोक्सीमेटली है, तो अप्रोक्सीमेटली तो यही रहेगा अपना। ठीक है, और सभी की वैल्यू तो है ही नहीं। तो नैनोमीटर में कन्वर्ट करना यहाँ से ज़रूरी था। नैनोमीटर में आप कन्वर्ट नहीं कर सकोगे तो आपका आंसर सही नहीं रहेगा। नैनोमीटर का मतलब होता है 10 की पावर -9 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम ए डॉट लिखा मिलेगा आप इस तरह से, इसका मतलब 10 की पावर -10 मीटर रहता है आपका। इन चीज़ों को याद रखिएगा। एक होता है आपका माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर के अंदर भी काफ़ी टाइम आपको मिलता है माइक्रोमीटर मतलब 10 की पावर -6 मीटर। ठीक है, ये इन शब्दों को ना देखिएगा। देखिए कहीं पर भी माइक्रो लिखा मिल जाए आपको, माइक्रो सेकंड लिखा मिल जाए 10 की पावर -6 सेकंड है ना, मिली सेकंड लिखा मिल जाए, मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, मिली सेकंड तो 10 की पावर -3 सेकंड, और मिलीमीटर लिखा मिले तो 10 की पावर -3 मीटर। ठीक है, मिलीमीटर लिखा पहले तो, और ml लिखा मिले तो ml मिलीलीटर 10 की पावर -3 लीटर। तो मिली मतलब 10 की पावर -3, माइक्रो मतलब 10 की पावर -6, नैनो 10 की पावर -9। ठीक है, और एंगस्ट्रॉम मतलब 10 की पावर -10, और पिकोमीटर मतलब 10 की पावर -12। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, आगे देखिए क्या है, विच स्पेक्ट्रल सीरीज डज नॉट लाई इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। इनमें से कौन सी स्पेक्ट्रल सीरीज ऐसी है जो हाइड्रोजन एटम में नहीं होती। तो आप लोगों ने हाइड्रोजन एटम में कुछ स्पेक्ट्रल सीरीज पढ़ी थी। सबसे पहला पढ़ा था आपने लाइमन, है ना, लाइमन होता है, फिर बाल्मर आता है, बाल्मर स्पेक्ट्रल सीरीज। ठीक है, फिर आता है आपका पास्सन आता है, पास्सन ब्रैकेट सीरीज, पास्सन आता है। फिर क्या आता है आपका ब्रैकेट आता है, ब्रैकेट आएगा आपका चौथे नंबर पे।
और 5वें नंबर पे कौन सी होगी, पी फंड आएगी। ठीक है, तो ये 5 थी। इसके लिए क्या होता है, n1 की वैल्यू होती है कहाँ से, हायर से फर्स्ट ऑर्बिट में, यहाँ पे हायर से सेकंड ऑर्बिट में जंप करता है इलेक्ट्रॉन, यहाँ से थर्ड ऑर्बिट, यहाँ पे फोर्थ ऑर्बिट, और पी फंड में फिफ्थ ऑर्बिट में क्या करता है, जंप करता है। तो लाइमन सीरीज होती है, बाल्मर होती है, पाससन होती है, ये नहीं होती स्पेशल कोई भी स्पेक्ट्रल सीरीज नहीं होती। सो इसने पूछा था आपसे, क्या पूछा था, पूछा यही था कि कौन सी नहीं है, तो कौन सी नहीं है, ए आंसर सही रहेगा अपना, स्पेशल सीरीज नहीं है आपकी, स्पेशल सीरीज नहीं है। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द नेक्स्ट। ओके, यही थे क्वेश्चन आपके, एक छोटे जो क्वेश्चन थे, एक सिंगल मार्क्स क्वेश्चन थे। अच्छा, अभी इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो गुड, इसको कर लेते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये आया हुआ है। तो आपको कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट इफेक्टिव बताना है कि ए और बी के बीच में कैसे आएगा। ठीक है, तो कैपेसिटर को आप 2 तरीके से कनेक्ट करते हो, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका पोटेंशियल क्या होता है, सेम रहता है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका चार्ज क्या रहता है, सेम रहता है। तो यहाँ से हम देखते हैं एक बार, और यदि आप पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करो कभी भी, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये होता है कि प्लेट जो होती हैं कैपेसिटर की, वो पैरेलल में कनेक्ट होती हैं एक दूसरे के साथ, 2 आपके। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक बार क्या सीन है, इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, अब ध्यान से देखिए, इसको सर्किट को देखिए, सर्किट डायग्राम को। ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट, ए पॉइंट जो है डायरेक्ट क्यू पॉइंट से कनेक्ट है। तो आप सिंपली ये कह सकते हो, ए पॉइंट पे यदि 10 वोल्ट पोटेंशियल है, तो क्यू पॉइंट पे भी कितना पोटेंशियल है, 10 वोल्ट है। ठीक है, अब देखिए पी पॉइंट जो है आर पॉइंट से कनेक्ट है, तो पी पॉइंट पे जितना पोटेंशियल उतना ही पोटेंशियल आर पॉइंट पे। सिंपली यदि आप ध्यान से देखो तो C1 की ये प्लेट, ठीक, C2 की ये प्लेट और C3 की ये प्लेट, C3 की ये प्लेट, तीनों एक ही पॉइंट पे कनेक्ट है। देखिए ये दोनों कनेक्ट हैं और ये भी कनेक्ट है, यहीं पे कनेक्ट है ये। ठीक है, तो इन तीनों की एक एक प्लेट एक जगह पे कनेक्ट है। और देखिए C1 की ये प्लेट, C2 की ये प्लेट और C3 की ये प्लेट एक जगह पे कनेक्ट है। ठीक है, तो ओवरऑल आप ये कह सकते हो ये तीनों के तीनों कहाँ कनेक्ट हैं, पैरेलल में कनेक्ट, तीनों कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट हैं। ठीक है, तो आप इसको सिंपली सोल्व कर सकते हो। कैसे लिख सकते हो आप, C1, C2 और C3 को पैरेलल में कनेक्ट करके दिखा सकते हो। यहाँ कैपेसिटर लिख लीजिए C1, ये C2 और ये C3, ये इस तरह से कनेक्ट करके दिखा सकते हो आप। ठीक है, लाइक दिस, ये पैरेलल में हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, और ये जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट जो है आपका, ये ए पॉइंट है आपका, ए पॉइंट को आप ये भी बोल सकते हो, ये आपका क्यू पॉइंट है, ए पॉइंट की जगह पे क्यू पॉइंट भी लिख सकते हो। और ये जो आपका वो पी पॉइंट बोल सकते हो आप, इस पॉइंट को पी, या फिर आप इसको क्यू भी बोल सकते हो। और क्यू पॉइंट के साथ कौन कनेक्ट है, एक अलग से कैपेसिटर कनेक्ट है, कौन आपका, C4 हैज़ 4 वोल्ट 4 माइक्रोफेरेड, सॉरी 10 माइक्रोफेरेड का क्या है कैपेसिटेंस। तो ध्यान से देखिए, ये तीनों C1, C2 एंड C3 पैरेलल में हैं, तो जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस आएगा तीनों की वजह से वो ऐड हो जाएगा, 2, 3, 5 और ये 10 माइक्रोफेरेड का इफेक्टिव कैपेसिटेंस आपका। ठीक है, किनका, C1, C2, C3। इफेक्टिव कैपेसिटेंस मतलब C1, C2, C3 को हटाकर आप क्या कर सकते हो, एक अकेला कैपेसिटर लगा सकते हो जिसकी कैपेसिटेंस कितनी हो, 10 माइक्रोफेरेड की हो। तो आप ये कर सकते हो कि C1, C2, C3 को रिप्लेस कर दिया एक कैपेसिटर से जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है, 10 माइक्रोफेरेड। ठीक है, अच्छा, इसके साथ सीरीज में कौन कनेक्ट है आपका, C4 सीरीज में कनेक्ट है, जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है, अगेन 10 माइक्रोफेरेड है। ठीक है, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट कितना है आपका, बी है। अभी दोनों कहाँ हैं, सीरीज में। तो सीरीज में जो नेट कैपेसिटेंस होती है वो रेसिप्रोकल होकर क्या होती है आपके बच्चों, ऐड होती है। तो 1/CS क्या होगा, 1/10 माइक्रोफेरेड में है ये, और 1/10 हो जाएगा ये। LCM सेम है तो 1/CS जो आएगा वो कितना आएगा आपका, 2/10 आ जाएगा। ठीक है, 2/10 यानी कि दैट इज़ 1/5।
ये कितना आया 1/CS आया। बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि 1/CS इज़ 1/5। ठीक है, आपको CS कैलकुलेट करना है, ना कि 1/CS कैलकुलेट करना है। तो CS विल बी 5 माइक्रोफेरेड, 5 माइक्रोफेरेड। दिस इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सोल्व कीजिएगा, आसानी से हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, ओके बाय।